तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। ठीक है, आज हम वर्णमाला की शुभारंभ करेंगे। बेसिकली पहला चैप्टर है हिंदी का और सबसे पूरी हिंदी अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो बाकी हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, वर्णमाला का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की माला। क्या होता है वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ? वर्णों की माला। जैसे हम लोग किसी भी चीज को सजाने के लिए फूलों की माला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोतियों की माला का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम अपनी हिंदी को सजाने के लिए वर्णों की माला यानी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सभी वर्ण जो हैं वो अक्षर से मिलकर बनते हैं। अक्षर से मिलकर वर्ण बनते हैं, फिर वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर पूरा वाक्य बनता है और वाक्य से मिलकर जो पैराग्राफ हैं, गद्यांश पद्यांश वगैरह वो बनते हैं और उसके बाद आपका पूरा चैप्टर यानी पूरा पाठ बनता है। ठीक है, तो अक्षर से मिलकर वर्ण बनते हैं। अभी मैंने बोला कि अक्षर, अगर अक्षर का मतलब समझे कि अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जो कभी भी नष्ट ना हो, जिसे आप खत्म ना कर सके, जिसे आप तोड़ ना सके। ठीक है, तो अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी नष्ट ना होने वाला। कैसे पता चलेगा? तो क्षर जो होता है, तो क्षर का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट होने वाला। ठीक है, क्षर जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट होने वाला और इसके आगे आ लगा हुआ है। तो आ जिस भी शब्द के आगे आ लग जाए तो वो सेंस देता है ना का, नहीं का या नेवर, नेगेटिव सेंस देता है एक तरीके से। तो जिस भी शब्द के आगे आ लग जाए तो वो नकारात्मक रूप में चला जाता है, उसका भाव नकारात्मक हो जाता है। ऐसे क्षर के आगे आ लग गया है तो क्षर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, आ लग गया मतलब नष्ट ना होने वाला, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। अब अक्षर के शब्दों को अगर मैं तोड़ू वर्णों को, तो आ है, छा है और रा है। आ है सबसे पहला जो हमारा हिंदी वर्णमाला का वर्ण आता है वो आ ही होता है, इससे ही हमारे वर्णमाला की शुरुआत होती है। क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? तो आप इसे नहीं तोड़ सकते, तो आप इसे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आ को आप कैसे तोड़ेंगे? कैसे भी अगर आप तोड़ेंगे, अगर इतना छोड़ेंगे तो ऊ बन जाएगा, ऐसे करके आप तोड़ नहीं सकते, वो उसकी मात्रा है और ये बड़े आ की मात्रा कहलाती है, आ की नहीं। आ की नॉर्मल मात्रा ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, छा है, फिर उसके बाद रा है। रा को आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे? आप ऐसे ऐसे, आप उसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये वर्ण है, वर्णों को आप तोड़ नहीं सकते। और ये है छा, क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? हाँ, आप इसे तोड़ सकते हैं। आप इसे का में तोड़ेंगे और शा में तोड़ेंगे। मैंने का के नीचे ये हलंत लगाया हुआ है। हलंत का मतलब होता है जिस भी शब्द के नीचे हलंत लग जाए वो शब्द आधा हो जाता है, उसका पूर्ण रूप नहीं होता है वो। अगर हलंत हट गया है तो ये यहाँ पर पूरा है, अगर इसके नीचे हलंत लग गया है तो ये आधा है। ठीक है, का के नीचे हलंत लगा हुआ है यानी ये शब्द जो है, ये जो वर्ण है ये आधा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि का को आधा तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, तो मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा और ऐसे ही क्यों लिखा हलंत लगाकर? हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं। अगर किसी भी वर्ण के आगे कुछ है बाद में या उसके पहले कुछ है, ठीक है, शुरुआत में उसके, तो आप आधा करके लिख सकते हैं उसे। अगर उसके सिर्फ बाद में कुछ है तो भी आप उसे आधा करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, क्यारी ले सकते हैं आप। ठीक है, इसमें का आधा मैंने इस तरह से लिखा हुआ है और उसके बाद में यारी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ऐसे आधा का लिख सकते हैं। इसमें हमने का को इस्तेमाल किया है सबसे पहले यानी स्टार्ट में। मेरा मोटिव बस आपको ये बताने का है कि आधा शब्द जब आएगा, आधा वर्ण जब आएगा तो आप उसे कैसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगले
इसमें मैंने का को, आधे का को बीच में इस्तेमाल किया है, उसके पहले भी एक वर्ड है, उसके बाद भी एक वर्ड है। यहाँ पर आप चाहें तो आप हलंत वाले का को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है, बाकी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि आप यहाँ पर सिर्फ का लिखा हुआ है, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है, और आप यहाँ पर ये वाला का इस्तेमाल करें तो वो नहीं किया जा सकता है, वो हिंदी के रूप में गलत होगा और आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो आता है वर्ण विच्छेद। अब आपने वर्णों को तो जान ही लिया है कि वर्ण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अक्षर क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद पर। ठीक है, इसके बाद आएगा वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद का मतलब है कि वर्णों को तोड़ना। ठीक है, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, किसको तोड़ना? वर्णों को, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वर्णों को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? अब मुझे आपको बस एक चीज समझानी है कि अगर आप कोई भी वर्ण लेते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, अगर आप कोई भी वर्ण लेते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं, आप कोई भी वर्ण लें छोटा आ को छोड़कर। ठीक है, छोटा आ को छोड़कर, छोटा आ जो है वो यहाँ पर अपवाद के रूप में लिया जाएगा। आप कोई भी वर्ण ले हिंदी वर्णमाला का, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसके पीछे जो आता है वो छोटा आ जरूर आता है। आप बोल कर देख सकते हैं, जैसे आप कोई भी वर्ण, यहाँ पे मैंने ला लिखा हुआ है, आप ला बोलिए, ला, तो इसके बाद यहाँ पर ला है, साथ में आती है, और ला यहाँ पर पूरा है नहीं, ला यहाँ पर आधा है। उसे पूरा कौन कर रहा है? उसे पूरा कर रहा है उसके पीछे जो आ लगा हुआ है। वो दिखेगा नहीं, आपको लिखना नहीं है जब तक आप वर्ण विच्छेद ना करें। अगर आप वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो ही आपको लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। अब ला ही लिया था वर्ण, तो ला से ही कोई उदाहरण ले लेते हैं, लहसुन ले लेते हैं। ठीक है, ये लिया है उदाहरण लहसुन। अब आपको लहसुन का वर्ण विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे आप लहसुन का वर्ण विच्छेद? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी वर्ण लेंगे, उसके नीचे आप हलंत लगाएंगे, क्योंकि उसे पूरा करेगा उसके पीछे की मात्रा, जो कि यहाँ पर छोटा आ है। उसके बाद दूसरा वर्ण है हा, तो आप हा लेंगे, हा के नीचे भी आप हलंत लगाएंगे और उसे पूरा करेगा उसकी मात्रा जो यहाँ पर आ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है सु, यानी सा। ठीक है, अब सा को तो आप हलंत लगाकर लिख देंगे। इसके बाद इसे पूरा कौन करेगा? क्या इसे यहाँ पर आ पूरा करेगा? नहीं, इसे पूरा आ नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कि इसे पूरा वही वर्ण करता है जो उसकी मात्रा होती है, और यहाँ पर इसकी मात्रा जो है वो यहाँ पर ऊ है, छोटा ऊ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हम छोटा ऊ लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर छोटा आ लिखेंगे तो वो गलत है, क्योंकि वो उसकी मात्रा नहीं है। छोटा ऊ लिखेंगे तो वो सही है। ठीक है, उसके बाद बचा है ना, तो ना को भी आपको लिखना है आधा, यानी हलंत लगाकर, और उसे पूरा करेगा उसके पीछे की मात्रा यानी आ। तो ये था लहसुन का वर्ण विच्छेद। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको जो भी लेना हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ तो आपको सारा मिल ही जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहां से ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कैमरा ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कैमरा लिया है। अब यहाँ पर हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? देखिए, वर्ण विच्छेद ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, इसलिए आपको खुद से ही आप कोई भी वर्ण सोचिए और उसका विच्छेद कर डालिए, और उसके बाद उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है ये। कैमरा, कैमरे में पहला वर्ण का के साथ आधा या पूरा, तो आंसर आना चाहिए कि आधा, यानी हलंत लगाकर। ठीक है, उसके बाद उसके पीछे की मात्रा, जो उसके साथ मात्रा अटैच है, तो क्या यहाँ पर मात्रा आ है? नहीं, यहाँ पर मात्रा ए है। ये ए होता है, डबल लगे हुए हैं ना इस पर, तो ये ए की मात्रा है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है माँ। माँ कैसा, पूरा या आधा? तो आंसर आना चाहिए आधा। उसके बाद कौन सी इसके साथ मात्रा लगी हुई है? क्या कोई मात्रा लगी हुई है? नहीं, जब कोई मात्रा नहीं होती तो उसके साथ छोटा आ होता है सपोर्ट में। ठीक है,
जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ छोटा आ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रा। रा कैसा, पूरा या आधा, तो आधा। उसके बाद उसके साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटा आ लगा हुआ है क्या, नहीं, बड़ा आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप बड़ा आ लिखेंगे। ये था कैमरा का वर्ण विच्छेद। इसी तरह से आप और भी वर्णों का विच्छेद कर सकते हैं, वो आप अपने ऊपर कर देख लीजिए आप उदाहरण के रूप में, तो आपका अच्छे से वर्ण विच्छेद आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा था वर्ण विच्छेद। अब हम देखेंगे कि वर्ण क्या होता है। अब भाई चैप्टर का नाम है वर्णमाला, ठीक है, माला किसकी बनी है, वर्णों की। तो जब वर्ण ही नहीं पता होंगे तो माला कैसे बनाएंगे हम। तो कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं पूरी वर्णमाला में। आप चाहें तो आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, पहले थे स्वर और दूसरे थे व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की या किसी भी अन्य स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो स्वर वो वर्ण होते हैं जिनके लिए हमें किसी की भी सहायता नहीं होती है, बिना सहायता के लिखे या बोले जा सकते हैं। ठीक है, स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होता है, अगर दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करें या दोनों में सिमिलैरिटी जानने की कोशिश करें तो वर्ण स्वर तो ये होते हैं जिनमें हमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वर का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। व्यंजन में हमें सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यंजन में हमें सहायता की आवश्यकता होती है। किसकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो व्यंजन को बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वर कुल कितने होते हैं, कुल संख्या अगर हम जानने की कोशिश करें तो कुल संख्या स्वरों की कितनी होती है, तो कुल संख्या स्वरों की होती है 11 और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। ठीक है, कुल संख्या होती है स्वरों की 11। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, छोटा आ जाएगा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री से ऋषि आएगा, जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही पता नहीं होता है कि री से ऋषि को भी हम स्वर में काउंट करते हैं, क्योंकि ऋषि के थोड़े और रूप भी होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल होता है कि क्या अंग और आहा को हम स्वरों में काउंट करेंगे, तो नहीं, अंग और आहा को हम अयोगा में काउंट करते हैं। यहीं पर लिख दिया है मैंने। ठीक है, अंग और आहा को हम अयोगा में काउंट करते हैं। एक अंग होता है, एक आहा होता है। अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं या आप इसे अनुनासिक भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। पता आपको दोनों होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता है कि क्या वर्ड यूज करेगा। ठीक है, आहा एक ही इनके लिए बना हुआ है, इसे हम विसर्ग में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कुल स्वर ये होते हैं सिर्फ अ तक। अंग और आहा अयोगवा होते हैं, ये स्वर के अंदर इंगित नहीं किए जाते, ये बात आपको याद रखनी है। व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखने के रूप में अगर स्वरों को देखा जाए, नाम लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्वरों को कैसे कैटेगराइज किया गया है? लिखने के रूप में अलग किए गए हैं, ठीक है, मात्रा के रूप में या बोलने के रूप में अलग किए गए हैं। लिखने के रूप में 11 स्वर जो भी बताए थे, आ से लेकर अ तक, और बोलने के रूप में 10। कौन सा एक नहीं लेते हैं हम बोलने के रूप में? तो री से ऋषि जो होता है वो अपवाद होता है लिखने में, इसे हम बोलने के रूप में नहीं लेते हैं और लिखने के रूप में इसे हम लेते हैं। यानी अगर आप स्वर लिखेंगे कॉपी में तो आप आ से लेकर अ तक लिखेंगे और उसमें री से ऋषि होगा, पर अगर आप बोल रहे हैं तो आपको री से ऋषि को नहीं लेना है, उसे आपको हटाना है। ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं री से ऋषि? मैंने तो बोल दिया नहीं लेते हैं, आपने मान लिया नहीं लेते हैं, पर क्यों, रीजन भी तो पता होना चाहिए। जब भी हम लोग री को बोलेंगे तो री जैसे हम लोग बोलते हैं उसमें रा का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, और रा जो है वो एक व्यंजन है, इसलिए हम री से ऋषि को बोलने के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं उच्चारण करते हैं री तो रा आता है और रा एक व्यंजन है। ठीक है, और व्यंजन को हम स्वर के टेबल में कैसे रख सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं लेते। ये था इसका रीजन क्यों नहीं लेते। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने री को समझ लिया कि री को हम क्यों नहीं लेते हैं बोलने के रूप में। अब हम देखेंगे कि लिखने के रूप में आप कौन कौन से स्वरों को ले सकते हैं और बोलने के रूप में आप कौन कौन से स्वरों को ले सकते हैं। लिखने के रूप में तो आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ। ठीक है, यहाँ पर आपको आकर स्टॉप कर देना है। इसके बाद बोलने के रूप में, बोलने के रूप से मेरा तात्पर्य है मात्राएं। ठीक है, जो हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में स्वर की मात्राएं हैं उनका तात्पर्य है मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो छोटा की मात्रा, फिर देन बड़ा, देन छोटी बड़ी। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि नहीं लेंगे। ठीक है, ए ओ यहाँ पर आकर स्टॉप। ठीक है, इतनी होती हैं हमारी बोलने के रूप में जो हमारे स्वर होते हैं, यानी उनकी मात्राएं। ठीक है, एक मैंने टर्म यूज किया था अयोगा। ठीक है, अयोगा कौन कौन से होते हैं? अंग होता है और एक होता है आहा। ठीक है, अंग यानी अनुस्वार, या आप इसे अनुनासिक कह सकते हैं। ठीक है, आहा यानी विसर्ग, या आप इसे विसर्ग कह सकते हैं। इसका दूसरा कोई नाम नहीं, तो आपको विसर्ग ही कहना है। ठीक है, अब अयोगा की अगर ठीक है, तो अब हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे, स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। कितने टाइप के स्वर होते हैं? तो मेन जो टाइप्स होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर भी हम लेते हैं, लेकिन उसको हम नई किताबों से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम स्वर के भेद देखें, अभी हमने वर्ण के भेद देखे थे, स्वर और व्यंजन, अब हम स्वर के भेद देखेंगे, उसके बाद हम व्यंजन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर के अगर हम भेद देखें तो ये हो गए हर्ष स्वर और
सेकंड भेद जो है वो है दीर्घ स्वर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप इनके नाम पे गौर करें तो नाम से ही सब पता चल रहा है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक है, इसका मतलब होता है छोटा या एकदम शुद्ध। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं और स्वर लिखने के बारे में, जब उन्हें लिखा जाता है तो कितने लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है और उनकी मात्राएं कितनी होती हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, सभी अभी हमने पढ़ा। अब हम स्वर पढ़ेंगे, ये तो स्वर की परिभाषा और बाकी सब पढ़ा था। अब हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने स्वर के प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं स्वरों के। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो बेसिकली स्वर के दो ही भेद होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। पहले इसमें प्लुत स्वर को भी काउंट किया जाता था, पर अभी आप अगर न्यू बुक्स को चेक करेंगे तो उसमें प्लुत स्वर को काउंट नहीं किया जा रहा है। बाकी आपको उसके बारे में भी जानकारी आगे दे दी जाएगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए। ह्रस्व स्वर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनके नामों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नाम को ही देखिए, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी में समझे तो न्यू या निम्न। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ है। और इधर दीर्घ का समझे तो दीर्घ माने तो बड़ा होता ही है, ये तो सभी को पता हो, बड़ा, अधिक, ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं जो बड़े के कंटेक्स्ट में लिया जाए कि हाँ उसका सेंस बड़ा निकलना चाहिए, तो वो होता है दीर्घ का। अब नाम से ही पता चल रहा है तो एग्जाम्पल या अनुमान लगाना तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो स्वर जितने भी छोटे स्वर होते हैं वो ह्रस्व के अंदर लिए जाएंगे, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि लिया जाएगा। हाँ, ऋषि भी ह्रस्व के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के अंदर आएंगे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और ऋषि को भी ह्रस्व स्वर के अंदर ही लेंगे। ठीक है, दीर्घ में नाम से पता चल रहा है बड़ा है, तो जितने भी बड़े वाले होंगे बड़े स्वर वो इसके अंदर आएंगे, जैसे बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उसके बाद ए ओ और औ। क्या हमारे स्वर कंप्लीट हो गए हैं यहाँ से लेकर वहां तक? हाँ, अंग और आ को नहीं लिया जाता है, पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो वो आपको पता ही होगा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इसको हम लोग मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इन तीनों को अगर आपसे पूछा जाए कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, और तीनों बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ए ओ औ इनको क्या कहते हैं? तो ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त का मतलब होता है किसी से मिलकर बने होना, तो ये ए ओ औ ये मिलकर बने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये किससे मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये थे स्वर, स्वरों के भेद का हेडिंग स्वर के भेद डाल दीजिएगा, भेद या प्रकार जो आपको अच्छा लगा वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे स्वर के प्रकार। उसके बाद आपको अभी मैंने बताया कि संयुक्त स्वर क्या होता है, तो आप देख लीजिए, आपने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो संयुक्त स्वर मैंने अभी आपको बताया कि संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि वो किसी से मिलकर बने होंगे, किन्हीं दो स्वरों के योग से मिलकर संयुक्त स्वर बने होंगे। ठीक है, तो संयुक्त स्वर की अगर आपको परिभाषा लिखनी है, तो संयुक्त स्वर की परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर। ये इसकी परिभाषा है। तो संयुक्त स्वर होते हैं दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर। अगर इनके उदाहरण लिए जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो जैसे में आप लिखेंगे कि ए होता है, ए होता है,
ओ है और अ है। ठीक है, ये चार जो होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं। एक इससे मिलकर बनता है तो ए मिलता है छोटा आ से मिलकर प्लस छोटी ई से मिलकर। ठीक है, छोटा आ और छोटी ई से मिलकर ए बनता है। ए किससे मिलकर बनता है तो ए बनता है छोटा आ और ए से मिलकर, इसके पहले वाला अच्छा था ए। ओ किससे मिलकर बनता है तो ओ बनता है छोटा आ और छोटे ऊ से मिलकर। ओ किससे मिलकर बनता है तो ओ बनता है छोटा आ और ओ से मिलकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो दो स्वरों से मिलकर ये एक स्वर बना है, इसीलिए इनको हमने संयुक्त स्वर के अंदर कैटेगराइज किया है, इसीलिए हम इनको संयुक्त स्वर के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका संयुक्त स्वर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लुत स्वर भी पहले पूछा जाता था या पहले किताबों में मिलता था, जो कि अब थोड़ा गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है। तो प्लुत स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलते टाइम आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़े या उनको ज्यादा खींचने की स्वरों को जरूरत पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं राम, तो आप राम को बोलेंगे ना, जैसे मंत्र में जब हम लोग बोलते हैं तो उसको काफी खींचना पड़ता है। ओम को आप ले सकते हैं, ओम जब आप बोलेंगे तो इसको भी काफी खींचना पड़ता है। तो इनके प्लुत स्वर के उदाहरण है कि इनको आपको काफी खींच कर बोलना पड़ेगा, उसमें जोर ज्यादा देना होता है। ठीक है, प्लुत स्वर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जोर देकर बोले जाते हैं। जोर देकर बोले जाने वाले स्वर जो होते हैं वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त स्वर था, आपका प्लुत स्वर हो गया। उदाहरण बता दिया गया है कि राम आप बोलकर देखिए, जैसे मंत्रों में बोलते हैं ओम, ऐसे करके आप बोलेंगे तो खींचकर बोलना पड़ रहा है। तो ये होते हैं संयुक्त स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, और ये होता है प्लुत स्वर। ठीक है, नई किताबों में ये मिलता नहीं है, बशर्ते क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इसलिए बता दिया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अब अलग अलग जगहों से कैसे बोला जाता है। हम मुंह से बोलते हैं तो मुंह के कौन से हिस्से से बोलते हैं, उच्चारण उनका देखना है अभी हमें। आगे स्वरों का, पहले स्वरों का देखेंगे और बाद में हम व्यंजन का देखेंगे। तो जीभ के भाग के आधार पर अगर बोले जाने वाले स्वरों को हम देखें, जो हमारा जीभ है उसके आधार पर बोले जाने वाले स्वर, जीभ के भाग के आधार पर बोले जाने वाले स्वर। स्वर में आपका स्वरों की बात हो रही है, व्यंजन की नहीं। व्यंजनों का उच्चारण स्थान अलग होता है। ठीक है, जीभ के भाग के आधार पर तो एक होते हैं अग्र स्वर, एक होते हैं मध्य स्वर और एक होते हैं पश्च स्वर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, सेकंड होता है मध्य स्वर, थर्ड होता है पश्च स्वर। तो आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे अग्र होता है तो अग्र जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अगला हिस्सा या आगे का हिस्सा जो होता है शुरुआती। ठीक है, जो आगे का हिस्सा होता है वो। मध्य का मतलब, मध्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है बीच वाला, बीच का हिस्सा जो होता है, यानी जीभ का जो बीच का हिस्सा होगा वो। और पश्च का शाब्दिक अर्थ है कि पिछला हिस्सा, जो पीछे साइड का हिस्सा होता है जीभ का वो होता है पश्च स्वर। तो ये वो स्वर है, स्वरों के उच्चारण स्थान है। अग्र स्वर जो आगे के हिस्से से बोले जाएंगे, मध्य स्वर जो बीच वाले हिस्से से बोले जाएंगे मिडिल सेंटर से, और पश्च स्वर जो पिछले हिस्से से बोले जाएंगे बैक साइड से। ठीक है, तो अग्र स्वर के लिए आप उदाहरण के रूप में छोटी ई को ले सकते हैं, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, ये अग्र स्वर के जैसे के तौर पर अगर आप लें। उसके बाद आपको मध्य स्वर का लेना है, तो मध्य स्वर में आप छोटा आ, सिर्फ छोटा आ ही है जो
मध्य स्वर का एग्जाम्पल है छोटा आ। ठीक है, उसके बाद पश्च स्वर में अगर हम आए तो पश्च स्वर के एग्जाम्पल के लिए आप बड़ा आ ले सकते हैं, ऊ ले सकते हैं, बड़ा ऊ भी ले सकते हैं। ठीक है, और ओ और ओ भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आपको बता दिया गया है। इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर लिख देते हैं हम, बोले जाने वाले स्वर ये बीच के हिस्से से बोले जाते हैं और ये पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। उदाहरण आपको दिए हुए हैं कि कौन कौन से किसके किसके क्या उदाहरण होते हैं। उदाहरणों पर खास गौर फरमाइएगा कि उदाहरण ही आपको वहां पर देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको परिभाषा बहुत ही पूछा जाए पर तो उदाहरणों से ही सब कुछ है, तो उदाहरणों पर खास गौर दीजिएगा। इसके बाद हम आगे, अभी हमने देखे थे कि जीभ के कौन से हिस्से से कौन से स्वर बोले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मुंह खुलने पर कौन से स्वर किस हिस्से से बोले जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुंह खुलने के आधार पर बोले जाने वाले स्वरों के वर्गीकरण। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण स्वरों का, व्यंजनों का नहीं। व्यंजनों का वर्गीकरण हम बाद में देखेंगे, इसीलिए हेडिंग में लिख दिया है कि स्वरों का नहीं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। मुंह खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। ठीक है, तो मुंह खुलने के आधार पर पहला प्रकार है समृद्ध स्वर। ठीक है, दूसरा आएगा अर्ध समृद्ध। अर्ध का मतलब आधा। तीसरा आएगा विवृत। और चौथा अर्ध विवृत। ठीक है, समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? तो समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह लगभग बंद रहेगा। समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह लगभग बंद रहेगा। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुंह लगभग बंद रहेगा। यहाँ पर हमने मुंह को क्यों लिया? क्योंकि हम मुंह के खुलने के आधार पर भी उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो मुंह लगभग बंद रहेगा। ठीक है, पूरा नहीं बंद रहेगा। अगर इसका जैसे लें कि कौन कौन से होते हैं, जैसे के तौर पर तो छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है। ठीक है, ये समृद्ध स्वर के उदाहरण है और समृद्ध स्वर की परिभाषा है। अर्ध समृद्ध का मतलब है समृद्ध का आधा, यानी वे स्वर जिन्हें बोलते समय हल्का सा मुंह खुलेगा। जिन्हें बोलते समय मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण होगा ए और ओ। क्या होंगे इसके उदाहरण? ए होगा और ओ होगा। ठीक है, तो ये अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा।
विवृत स्वर कौन से स्वर होते हैं? विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह पूरा खुलेगा। वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुंह पूरा खुलेगा, मुंह पूरा खुलेगा। ठीक है, वो कौन से स्वर होते हैं? वो होते हैं विवृत स्वर। इसका उदाहरण अगर लेना है तो इसके उदाहरण के लिए आपको सिर्फ एक ही इसका उदाहरण होता है, वो होता है बड़ा आ। सिर्फ बड़ा आ ही ऐसा है जिसको बोलने के लिए आपको अपना पूरा मुंह खोलना होगा, और कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जिसको बोलने के लिए आपको अपना पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अर्धविवृत स्वर। तो अर्धविवृत स्वर में क्या होता है? तो वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुंह आधा खुलेगा। मुंह आधा खुलेगा। ठीक है, जिन्हें बोलते समय मुंह आधा खुलेगा वो कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ होता है, जैसे के तौर पे छोटा आ को ले सकते हैं, ए को ले सकते हैं और ओ को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। तो 4 प्रकार के होते हैं। समृद्ध स्वर होता है, अर्धसमृद्ध होता है, विवृत होता है और अर्धविवृत होता है। समृद्ध कौन से होते हैं? वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुंह लगभग बंद रहेगा। ठीक है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, अर्धसमृद्ध स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुंह थोड़ा सा खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा, आधा नहीं खुलेगा, एकदम थोड़ा सा खुलेगा। तो वो ए और ओ, एकदम ए और ओ से। हाँ, विवृत स्वर में क्या होता है कि वे स्वर जिसे बोलते समय मुंह पूरा खुलेगा, एकदम ओपन हो जाएगा। तो आ, बड़ा आ जो होता है उसे बोलते समय आपको अपना पूरा मुंह खोलना पड़ता है। अर्धविवृत स्वर में क्या होता है? वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुंह आधा खुलेगा, छोटा आ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। ये था वर्गीकरण स्वरों का मुंह खुलने के आधार पर। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि ओठ के आधार पर, जो हमारा होठ होता है उसकी आकृति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं और उनका किस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले रहे होंगे, इसलिए बीच बीच में एकदम साइड हो जाते हैं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। क्योंकि टीचर बीच में खड़ा होता है तो स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत होता है, टीचर भी आ जाता है बीच में। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। वहां से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें और उसके ग्रुप से आप आराम से चैनल से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ओठ के आधार पर, तो ओठ को ओष्ठाकृति, ठीक है, तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण बार बार बोल रहे हैं इसीलिए कि स्वरों का वर्गीकरण है, व्यंजनों का नहीं। व्यंजनों का वर्गीकरण हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने वर्गीकरण होंगे, कितने बार होगा? तो 2, केवल 2 ही बार होता है। ठीक है, जीभ के आधार पर 3 थे, मुंह के आधार पर 4 थे और ओठ के आधार पर 2। ठीक है, सिर्फ 2। एक होता है वृत्तमुखी, एक होते हैं वृत्तमुखी स्वर और एक होते हैं आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ठीक है, तो वृत्तमुखी क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलते समय
यानी उनका उच्चारण करते समय जो हमारा होठ है, जो हमारा ओष्ठ है, की आकृति वृत्त के रूप में बने। ठीक है, वो होते हैं वृत्तमुखी। ठीक है, तो आप स्वरों के देखिए कि कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनकी आकृति वृत्त बनती है या गोल बन जाती है जब हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, आप जैसे बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। ठीक है, तो ये होते हैं वृत्तमुखी। उसके बाद आवृत्तमुखी आते हैं। आवृत्तमुखी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस भी शब्द के आगे आ लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है नहीं, उसको हम ना के रूप में लेते हैं, नकारात्मक भाव में लेते हैं। तो यहाँ पे वृत्त के आगे आ लगा है तो इसका मतलब है कि वे स्वर जिन्हें बोलते समय आपके जो होठ है उनकी आकृति गोल ना हो। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का एकदम उल्टा आवृत्तमुखी। तो वे स्वर जिन्हें बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल ना बने। ठीक है, वो होते हैं आवृत्तमुखी। कौन कौन से होंगे? अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ को छोड़कर जितने भी स्वर बचे हैं, साथ में री को भी छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि री नहीं लिया जाता है। ठीक है, उनको छोड़कर जितने भी बचे हैं, तो कौन कौन से बचे? छोटा आ बचा है, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए। अंग और आहा लेंगे? नहीं, अंग और आहा स्वर नहीं होते। ठीक है, वो अयोगवा होते हैं, पहले ही बताया हुआ है। ऋषि को लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि री का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें रा आ जाता है और रा एक व्यंजन है, स्वर नहीं। ठीक है, इसलिए री को नहीं लेते। तो ये था ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दो प्रकार के होते हैं। एक बार थोड़ा डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले बनाया था जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, उसके बाद आता है कि मुंह खुलने के आधार पर कितने होते हैं? तो मुंह खुलने के आधार पर 4 होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने स्वर होते हैं? तो 2 होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। परिभाषाएं आपको बता दी हैं और उसमें कौन कौन से लिए जाते हैं स्वर वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम कि री के बारे में थोड़ा सा, कि री की मात्राएं काफी होती हैं, 2-3 मात्राएं होती हैं। तो वो 2-3 मात्राओं का अंतर देखेंगे कि कौन सी मात्रा को हम किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि री को लेकर काफी डिस्प्यूट होता है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए री के लिए आप एकदम अलग से नोट बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो रा और री इन दोनों के रूप देखेंगे हम। अभी मैंने आपको बताया था कि री को हम लोग बोलने के आधार पर लेते हैं या नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, और लिखने के आधार पर तो 10 और 11 का अंतर इसमें होता है। तो री को क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसको जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में उसका रा आ जाता है उसके साथ। ठीक है, और रा जो है वो एक व्यंजन है। अब रा को री के रूप में अगर लेना है तो कितने होंगे? एक तो रा की आधी मात्रा, ठीक है, किसकी आधी मात्रा? रा की, और एक होती है रा की पूरी मात्रा।
रा की आधी मात्रा और एक होती है रा की पूरी मात्रा। आधी मात्रा के रूप में जो उड़ती रा होती है, उड़ने वाली रा जो होती है, जो ऊपर साइड लगती है, उसको लेते हैं। और पूरी मात्रा के रूप में हम जो नीचे साइड लगता है रा, ये रा जो होता है वो श्री से लिया गया है, ठीक है। ये जो चीज होती है इसकी लास्ट वाला उससे, ठीक है, लेकिन लिया इसको रा के कंटेक्स्ट में ही जाता है। तो इसके उदाहरण अगर आप देखें तो उड़ने वाले के लिए आप धर्म ले सकते हैं, ठीक है, वर्ण के ऊपर लगती है, ठीक है। और आप और भी ले सकते हैं, उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नीचे वाली जो हो गई, इसके लिए आप क्या लेंगे, इसमें दो आ जाती है, एक जो ऐसे लगती है इधर साइड को नीचे, और एक जो सिंगल मात्रा लगती है, ठीक है, एक डंडी। तो इसमें दो होते हैं। इसके उदाहरण अगर आप लेंगे तो इसके उदाहरण आप कृपाण ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि शब्द जो हमारा वर्ण है, कोई भी वर्ण ले लो, स्वर हो व्यंजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ण के नीचे लग रही है, ठीक है। और ये वाली भी वर्ण के नीचे लगेगी, जैसे ग्रह आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रा की आधी मात्रा थी, रा की पूरी मात्रा थी। ये आप देख रहे होंगे कि ये हमने ऋषि से ही लिया है, ये देखिए ऋषि में यहाँ पर होता है, ठीक है। ये वाली भी हमने ऋषि से ही ली है, ठीक है। ये श्री से भी ली जाती है, विश्राव जो बनता है इससे भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम स्वर की बात कर रहे हैं तो हमने ऋषि से लिया। जब हम व्यंजन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर श्रा से लेंगे, ठीक है। और ये उड़ने वाली रा है। तो यहाँ पर आपका स्वर खत्म होता है। इसके आगे आपको व्यंजन पढ़ाया जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन की परिभाषा और सब कुछ उसके अंदर कितना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्वर की समाप्ति होती है। आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको पहले ही बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। नाउ इट्स टाइम टू मेक